एपिसोड 7 दूसरी मुलाकात। हमें जयपुर आए पूरा एक दिन बीत गया था। सच कहते हैं, जयपुर बहुत ही खूबसूरत है। राजस्थानी बोली और उनका पहनावा दोनों ही कमाल के हैं। राजाओं महाराजों के बड़े बड़े महल जो हमें पुरानी यादों में ले जाते हैं। हम जयपुर किले में थे, वहाँ की हर एक चीज को छूकर हम महसूस कर रहे थे उन एहसासों को जो कभी यहाँ रहने वाले लोग किया करते थे। हमारे बढ़ते कदम अचानक से रुक गए। हमें ऐसा लगा जैसे कोई हमारे पीछे पीछे चल रहा है। हमने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था। हम फिर से उन्हें एहसासों में डूब गए और आगे की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। ना जाने क्यों पर हमारा दिल जोरों से धड़क रहा था। हमें ऐसा क्यों लग रहा है हमें कोई देख रहा है। हमने खुद से ही कहा और पीछे मुड़कर एक बार फिर देखा। इस बार भी कोई नहीं था। अपने सिर पर धीरे से मारते हुए हमने कहा, हम भी ना कुछ भी सोचते हैं। किले के दूसरे छोर पर एक दिन बचा है। क्या करने की सोची है तूने? दुआ को प्रपोज करना है या नहीं? ऋषि ने पूछा तो मोहित ने कहा, करना तो है यार, पर डरता हूँ कहीं उसे खो ना दूँ। तू इसी डर में जीता रहा और दुआ को कोई और ही ले जाएगा। ऋषि ने मोहित से कहा और चला गया। मोहित वहीं खड़ा सोचता रह गया। दुआ जो किले के कॉरिडोर में घूम रही थी, तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हमने उस हाथ को अपने कंधे पर महसूस करते ही हम डर गए। हमारा डर सच हो गया। सच में हमारा कोई पीछा कर रहा है। डंडा बहुत हिम्मत कर हमने पीछे पलट कर देखा।
शौर्य जिसके शरीर पर अभी सिर्फ एक ही कपड़ा था वो उसकी पेंट जो उसने पहनी हुई थी। बालकनी में खड़ा शर्टलेस शौर्य सिगरेट के कस ले रहा था। अपनी सिगरेट खत्म कर शौर्य रूम में आया और प्रोजेक्टर ऑन कर उसमें मेमोरी कार्ड लगाया। एक बड़ी सी स्क्रीन पर दुआ की फोटोज दिखने लगी जो उस आदमी ने शौर्य के कहने पर खींची थी। वो आदमी सच में एक अच्छा फोटोग्राफर था। उसने दुआ की फोटोज इतनी खूबसूरती से क्लिक की थी कि वो हर एक फोटो में कमाल की लग रही थी। किसी फोटो में दुआ के बाल उसके चेहरे पर थे तो किसी में दुआ का दुपट्टा उड़ रहा था जिसे वो संभाल रही थी। कुछ फोटोज में दुआ ने अपनी आंखों को एक हाथ से ढका हुआ था सूरज की रोशनी से बचने के लिए। वो उन फोटो में और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। जैसे जैसे शौर्य दुआ की फोटोज को देखता जा रहा था उसके दिल को सुकून सा मिल रहा था। वो दिल जो शौर्य के सीने में था ही नहीं। हाँ, आपने सही पढ़ा, शौर्य के सीने में उसका दिल नहीं था। ऐसा क्यों है ये हमें आगे चैप्टर्स में पता चलेगा। जिस होटल में सब रुके थे उसके गार्डन में बॉन फायर के इर्द गिर्द सभी घेरा बनाकर बैठे अंताक्षरी खेल रहे थे। यार मोहित कितना फट्टू है तू, अब तो बोल दे यार तू उससे प्यार करता है। कल हम सब वापस जाने वाले हैं, बस आज की रात ही है हमारे पास, ऋषि ने मोहित से कहा। मोहित को दुआ के प्यार में कॉलेज के पहले दिन से ही था, पर उसकी आज तक हिम्मत नहीं वो दुआ से कह सके कि वो उससे प्यार करता है। वो दुआ को खोना नहीं चाहता था और इसी वजह से उसने आज तक दुआ को प्रपोज नहीं किया। रात की सुबह हो गई थी और सब शॉपिंग करने में बिजी थे। वैसे इन 2 दिनों में बहुत मजा आया यार, हमने कितना सारा टाइम स्पेंड किया ना साथ में, आयशा ने खुशी से कहा। सबसे भी ज्यादा मजे तो मैंने और दुआ ने दी की शादी में किए थे, तूने मिस कर दिया? ईशा की बातों पर आयशा ने मुंह बनाते हुए कहा। मुझे आज भी अपने पापा पर बहुत गुस्सा आता है। उन्हें उसी दिन मुझे अपने साथ लेकर जाना था। ईशा और आयशा दोनों अपनी बातों में लगे हुए थे तो वहीं शादी की बात सुनते ही दुआ को वो रात याद आ गई और वो आदमी भी जिसे उसने अपनी सांसें देकर बचाया था। उसे एक अजीब सी बेचैनी ने घेर लिया। हमें इतना अजीब क्यों लग रहा है? खुद से ही कहते हुए हमने अपने मन में चल रहे ख्यालों को एक तरफ झटका और वापस से शॉपिंग करने लगे। शॉपिंग के बाद घूमना और होटल वापस आने से पहले भी शॉपिंग करने में टाइम कब बीत गया पता ही नहीं चला। थके हारे हम पांचों वापस अपने होटल पहुंचे जहां वो सभी बाकी स्टूडेंट्स के साथ रुके थे। होटल पहुंचकर हमें पता चलता है कि हमारी बस 1 घंटे पहले ही दिल्ली के लिए निकल चुकी है। यार ऐसा थोड़ी होता है, हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं वो सब? ईशा ने चिल्लाते हुए कहा। ऋषि और मोहित दोनों ड्राइवर और प्रोफेसर से कांटेक्ट करने की कोशिश में लगे थे। अब क्या करेंगे हम? आयशा ने दोनों हाथ सिर पर रखते हुए कहा। हम तो खुद सोच में डूबे हुए थे, अब क्या होगा, कैसे हम सब जाएंगे? हम सभी अपना अपना बैग लिए होटल के लॉन में खड़े थे। तभी आयशा ने चिल्लाते हुए कहा, गाइज वहाँ देखो। हम सभी आयशा ने जिस तरफ उंगली पॉइंट की थी वहाँ देखने लगे थे। ये तो इस एसआर है, मोहित ने कहा। हाँ, देखने से तो वहीं लग रहे हैं, ऋषि ने कहा। क्या हम इनसे हेल्प ले? वैसे भी ये हमारे कॉलेज के मन ट्रस्टी है, ईशा ने कहा। कोशिश करके देख सकते हैं, हमने कहा। तभी आयशा ने कहा, वो हमें तो नहीं पहचानते पर तुझे पहचानते होंगे दुआ, तू प्लीज जाकर उनसे बात करना। हम कैसे करें बात उनसे, हमें थोड़ी ना पहचानेंगे वो। नहीं यार, तुझे पहचान जाएंगे, तुझे उन्होंने गिरने से भी तो बचाया था 2 दिन पहले। हमारे बार बार मना करने पर भी ईशा और आयशा ने दोनों ने जबरदस्ती हमें धक्का देकर आगे कर दिया। शौर्य सर अपनी कार के पास खड़े फोन पर किसी से बातें कर रहे थे। उनसे कुछ दूरी पर एक और शख्स खड़ा था। हम डरते हुए उनके पास गए और उनके पीछे खड़े हम उनके कॉल कट होने का इंतजार करने लगे। करीब 5 मिनट तक खड़े रहने के बाद वो कॉल कट करके पीछे मुड़े। उनका चेहरा और 2 रंग वाली आंखें देखकर हम तो भूल ही गए हमें बोलना क्या था। उन्होंने सवालिया नजरों से हमें देखा और खुद ही हमसे पूछा,
हु आर यू? उनका इतना कहना था कि हम अपनी कंजी आंखों को बढ़ाकर उन्हें देखने लगे और फिर हमने तिरछी नजरों से दोनों को घुरा जो हमें देखकर दांत दिखा रही थी। एक्सक्यूज मी, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। आप कौन है और मेरे रास्ते में ऐसे क्यों खड़ी है? शौर्य जानबूझकर दुआ को न पहचानने का नाटक कर रहा था, जबकि ये सब शौर्य का ही किया धरा रहा था। सर, आपको याद है आप 2 दिन पहले एक कॉलेज में गए थे फंक्शन अटेंड करने? हमने उन्हें याद दिलाते हुए कहा। हाँ याद है, शौर्य ने कहा। हमने उन्हें सारी बातें दी और अभी जिस प्रॉब्लम के हम फंस गए थे वो भी बता दिया। उनसे कुछ दूरी पर खड़ा राज शौर्य और दुआ की बातें सुनकर हैरानी से मुंह खोले शौर्य को देख रहा था और उसे देखकर मन ही मन बोला, क्या एक्टिंग करता है ये, से तो बिजनेसमैन नहीं एक्टर होना चाहिए। दुआ ने हाथों से इशारा कर अपने दोस्तों को आने के लिए कहा। वो सभी अपना सामान उठाए उनके पास गए। ऋषि और मोहित को देखकर शौर्य ने अपनी भौहें सिकुड़ ली। वो सभी कार में बैठने लगे तभी राज ने कहा, आप सब एक कार में नहीं आ सकते, आप सब दूसरी कार में जाकर बैठिए, ये शौर्य की कार है। राज के कहने पर मोहित, ऋषि, आयशा और ईशा चारों दूसरी कार में बैठ गए। जैसे ही दुआ बैठने को हुई तभी राज ने कहा, उस कार के सिर्फ 4 लोग ही बैठ सकते हैं। राज की बातों पर मोहित ने कहा, ठीक है दुआ तू इसमें बैठ जा, मैं इनके साथ दूसरी कार में आता हूँ। मोहित की बातें सुनकर राज ने मन ही मन खुद से कहा, अरे क्यों मेरे प्लान की वॉट लगा रहा है, कितनी मुश्किल से तो मैंने ये सब अरेंज्ड किया है। एपिसोड 8, शौर्य और दुआ, हार्ट। मोहित इससे पहले कार से बाहर आता राज ने कहा, अब तुम बैठ गए हो तो बैठे रहो ना, दुआ दूसरी कार में आ जाएगी। ईशा ने राज की बातों पर हामी भरते हुए कहा, हाँ मोहित, दुआ दूसरी कार में आ जाएगी, कुछ घंटों की तो बात है। दोनों की बातों ने मोहित को खामोश कर दिया था, पर उसका दिल मान नहीं रहा था दुआ को अकेला छोड़ने के लिए। एक अजीब ही बेचैनी ने मोहित को घेर लिया। इधर राज ने ड्राइवर को इशारे कर जाने के लिए कहा। मोहित, जिसने कुछ सोचते हुए कुछ कहने के लिए बोलना चाहा ही था कि तभी उसका ध्यान गया कि वो दुआ को वहां छोड़ आगे निकल आया है। मोहित के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। राज ने इशारे कर दुआ को चलने के लिए कहा और उसका बैग ले लिया। राज ने कार का डोर ओपन कर दुआ को बैठने के लिए कहा। दुआ जैसे ही बैठने के लिए झुकी, अंदर बैठे शख्स को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने पलटकर राज को देखा। राज ने कहा, 2 कार थी, एक में आपके फ्रेंड्स चले गए और अब इसमें हम सबको साथ ही जाना होगा। राज की बात सुनकर धीरे से दुआ ने अपने सिर को हाँ में हिलाया और बैठ गई। शौर्य की नजरें अभी भी उसके टैब में था। शायद वो कुछ इम्पोर्टेंट कर रहा था, पर दुआ को ये सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड फील करवा रही था। दुआ ने खुद से ही कहा, पर क्या करें हम, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है हमारे पास। ना जाने कैसे शौर्य सर ने दुआ की नर्वसनेस को भांप लिया। वो टैब में नजरें गड़ाए हुए ही कहा, डोंट बी पैनिक, बी कंफर्टेबल। कहते हुए शौर्य ने पानी की बोतल दुआ की तरफ बढ़ा दी। दुआ के हाथ कांप रहे थे, पर फिर भी उसने बोतल लेते हुए कहा, थैंक यू सर, आपने हमारी इतनी मदद की। इट्स माय प्लेजर, शांत आवाज में शौर्य ने कहा। शौर्य दुआ को कंफर्टेबल फील करवाना चाहता था, इसलिए वो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था अंधेरा घना होता जा रहा था। दिन भर घूमने और शॉपिंग की वजह से दुआ इतनी ज्यादा थक गई थी कि इस पॉश कार में बैठते ही उसे नींद आने लगी थी। काफी देर तक दुआ कोशिश करती रही कि वो ना सोए, पर ज्यादा थकान की वजह से वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और सो गई। दुआ के सोते ही शौर्य ने अपनी नजरें तिरछी कर दुआ को देखा, जो उससे काफी दूर होकर बैठी थी और विंडो से सिर को टेक लगाए सो रही थी। शौर्य, जो दुआ को देखकर पलके झपकाना ही भूल गया था, उसकी नजरें दुआ के चेहरे को एक्सप्लोर कर रही थी। दुआ का फेस कट बहुत ही खूबसूरत था। बिना मेकअप के भी दुआ बहुत खूबसूरत लग रही था। शौर्य की आंखें दुआ के चेहरे पर ही घूम रही थी।
आंखों से होते हुए शौर्य की नजरें दुआ के गाल पर उस छोटे से काले तिल पर गई, जो चांद से चेहरे पर नजर के टीके समान था। दुआ को देखते हुए शौर्य ने मन ही मन खुद से कहा, कितनी इनोसेंट हो। तुम्हारी इस मासूमियत को संभालने की जिम्मेदारी आज से मेरी है। शौर्य का ध्यान फोन के बीप के साउंड से टूटा। शौर्य ने देखा राज का मैसेज था, जो आगे की सीट पर बैठा मैसेज कर रहा। अब खुश है ना तू? राज का मैसेज पढ़ते हुए शौर्य ने बैक व्यू मिरर में राज को देखा, जो उसे देखकर स्माइल कर रहा था। शौर्य ने राज को घूरते हुए डोर पर लगे एक बटन को प्रेस किया। शौर्य के बटन प्रेस करते ही कार में पार्टीशन हो गया। एक ब्लैक कॉलर के डोर ने आगे और पीछे के हिस्से को 2 पार्टों में बांट दिया। शौर्य अब आराम से पीछे बैठा दुआ को देख रहा था और अब राज भी उन्हें नहीं देख सकता था। राज शौर्य की इस हरकत पर स्माइल करने से खुद को रोक नहीं पाया था। दुआ का सिर सोते हुए विंडो साइड से दूसरी तरफ झुक गया। शौर्य ने जब ये देखा तो वो उसके थोड़ा करीब बैठ गया और दुआ के सिर को शौर्य के कंधे का सहारा मिल गया। शौर्य दुआ को इतने आराम से सोते देखकर धीरे से मुस्कुराया और वापस से अपने टैब में काम करने लगा और दुआ उसके कंधे पर सिर रखकर आराम से सो रही थी। करीब 1 घंटे बाद अचानक से कार के ब्रेक लगे। तभी शौर्य के फोन ने फिर से बीप की आवाज की। शौर्य ने देखा फिर से राज का मैसेज है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, शायद कोई एक्सीडेंट हो गया है, कम से कम 3 से 4 घंटे लगेंगे ट्रैफिक क्लियर होने में। मैं चॉपर मंगवाऊं क्या? शौर्य ने एक नजर दुआ को देखा, जो अभी भी सुकून से सो रही थी। शौर्य ने सिर्फ एक वर्ड में रिप्लाई किया, नहीं। राज शौर्य का मैसेज देखकर हल्का सा मुस्कुराया और कहा, कल तक इस इंसान को एक भी सेकंड वेस्ट करना पसंद नहीं था, आज 4 घंटे वेस्ट करने के लिए तैयार है। शौर्य ने काम करते हुए ही तिरछी नजरों से दुआ को देखा। वो अभी भी सो रही थी। दुआ के बाल जो उसके चेहरे पर आ गए थे। शौर्य ने हाथ में पकड़ा टैब साइड में रखा और दुआ के बालों को साइड करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ा। शौर्य को ऐसा करते हुए झिझक बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। वो मान चुका था दुआ उसकी है। शौर्य की सख्त उंगलियों ने बालों को हटाते हुए दुआ के गाल को छुआ। दुआ की स्किन किसी 1 साल के बच्चे जितनी सॉफ्ट थी। शौर्य ने जैसे ही दुआ के बालों को कान के पीछे किया, दुआ धीरे से कसमसाई। उसे हिलते देख शौर्य ने तुरंत अपने हाथ पीछे खींच लिए और अपनी नजरें सीधी कर ली। शायद हम काफी देर से सो रहे हैं, सोचते हुए दुआ ने अपनी आंखें खोली और आंखें खोलते ही उसे एक झटका लगा। ये क्या? हम शौर्य के सर के कंधे पर सिर रखकर शौर्य रहे थे। दुआ ने धीरे से कहा और अपने चेहरे और आंखों में डर लिए नजरें ऊपर कर शौर्य को देखा। शौर्य को अपने टैब में डूबा देखकर दुआ जल्दी से उससे दूर हो गई। उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। वो बोलने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी शौर्य ने कहा, उठ गई तुम? आवाज सुनकर दुआ ने उसकी तरफ देखा। वो अभी भी टैब में ही देख रहा था। दुआ ने झिझकते हुए धीरे से कहा, सॉरी सर, वो हमें ट्रैवलिंग में नींद बहुत आती है। शौर्य ने दुआ के तरफ बिना देखे जवाब दिया, इट्स ओके, तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं। पर सर, ये सब छोड़ो, तुम्हारा ये जानना जरूरी है, अभी हम ट्रैफिक में फंस गए हैं। आगे किसी का एक्सीडेंट हो गया है। अब जब तक रास्ता क्लियर नहीं होगा, हमें यहीं इंतजार करना होगा। शौर्य की बातें सुनकर दुआ ने हैरानी से अपने सामने बैठे शख्स को देखा, जो मुंह से बोल तो रहा था, पर उसका सारा ध्यान उसके टैब में था। पता नहीं क्यों, पर दुआ को शौर्य का ये अंदाज पसंद आ रहा था। कितनी डिटर्मिनेट है ये अपने काम को लेकर, तभी तो एशिया के नंबर 1 बिजनेसमैन है ये। दुआ, अगर तुझे इनके जैसा बनना है ना, तुझे भी इतने ही डिटर्मिनेशन के साथ काम करना होगा। मन ही मन दुआ ने खुद से कहा और इधर उधर देखने लगी। ये कार कितनी बड़ी है और इसका डिजाइन कितना यूनिक है, ऐसी कार तो हमने मैगजीन में भी नहीं देखी। कार को एक्सप्लोर करते हुए दुआ खुद से ही कह रही थी। तभी एक शांत और कोल्ड आवाज ने दुआ का ध्यान अपनी ओर खींचा। तुम्हें भूख लगी है तो फ्रिज से निकाल कर कुछ खा लो। नहीं सर, हमें भूख नहीं लगी है।
पिछले 3 घंटे से हम सफर कर रहे हैं और 2 घंटे से तुमसे रही हो, टोटल 4 घंटे। आई एम श्योर तुम्हें भूख लगी होगी, कुछ खा लो। क्या आदमी है ये हमारी भूख के लिए इतनी कैलकुलेशन। चल दुआ, कुछ खा ही लेते हैं, भूख तो सच में लगी है हमें। वैसे कुछ भी कहो शौर्य सर की लोगों को एक नज़र में देखकर उनका हाल जानने की टेक्निक कमाल की है। कहते हुए दुआ ने फ्रिज ओपन किया। रेड वेलवेट केक ये हमारा फेवरेट है। अपने मनपसंद केक को देखकर हम खुशी से पागल ही हो गए थे। हम ये भी भूल गए थे हम किसके साथ है। जैसे ही हमें शौर्य सर का ख्याल आया, हमने तिरछी नजरों से देखा। शौर्य सर हमें ही देख रहे थे। क्या हो तुम दुआ, ऐसे कौन रिएक्ट करता है, क्या सोचेंगे सर हमारे बारे में, उन्हें तो यही लगेगा ना ये केक हम पहली बार देख रहे हैं। दुआ ने गुस्सा करते हुए खुद से ही कहा और एक झूठी मुस्कान लेकर शौर्य की तरफ देखा। वो अभी भी उसे ही देख रहा था। उसी झूठी मुस्कान के साथ दुआ ने धीरे से कहा, वो है हमारा फेवरेट है, इसलिए हम एक्साइटेड हो गए। शौर्य ने हम कहा और वापस से अपना काम करने लगा। क्या इत्तेफाक है ना, भूख लगने पर हमें हमारी मनपसंद का केक मिल गया खाने के लिए। दुआ ने खुद से ही कहा और खाने लगी। दुआ जिसे ये सब इत्तेफाक लग रहा था, पर वो सब शौर्य की एक सोची समझी साजिश थी। जब राज ने दुआ की फाइल शौर्य के सामने रखी, उस फाइल में दुआ की सारी इन्फॉर्मेशन थी। उसे खाने में क्या पसंद है, कहाँ घूमना पसंद है, क्या हॉबीज है, सब उसकी हर छोटी से छोटी चीजों के बारे में उस फाइल में लिखा था। शौर्य के कहने पर राज ने बस के ड्राइवर को टाइम से पहले निकलने के लिए कहा। दुआ को हालातों के सामने झुककर खुद शौर्य के पास आना पड़ा, उससे लिफ्ट मांगने के लिए। ये रेड वेलवेट केक भी शौर्य के कहने पर राज ने रखवाया था। दुआ ने जैसे ही केक की बाइट ली, उसे ख्याल आया, अरे सर से तो हमने पूछा ही नहीं। क्या यार दुआ, जिनका केक खा रही हो, कम से कम उनसे एक बार पूछ तो लो वो खाएंगे या नहीं। खुद को डांटते हुए दुआ ने शौर्य की तरफ देखा और कहा, सर आप नहीं खाएंगे, तुम खा लो। क्या हमारी शक्ल इतनी बुरी है, ये हमें देखकर भी तो जवाब दे सकते हैं ना। दुआ ने खुद से ही कहा और वापस से खाने लगी। दुआ काफी देर कार में ही बैठी थी। कार के विंडो भी सारी बंद थी और पर्दे लगे हुए थे, तो बाहर का भी कुछ नहीं दिख रहा था। उसे अब घुटन होने लगी थी। उसने उस आदमी को देखा जो अभी भी अपने काम में लगा था। क्या काम के अलावा इन्हें कुछ और नहीं दिखता। छोड़ना दुआ, तू क्यों इतना सोच रही है। बस एक बार दिल्ली पहुंच जाए, फिर ये अपने रास्ते हम अपने रास्ते। सर क्या हम बाहर जा सकते हैं। दुआ ऐसे शांत और नहीं बैठ सकती थी, तो उसने पूछ ही लिया, नहीं बाहर बहुत क्राउड होगी। शौर्य ने कहा और वापस से अपना काम करने लगा। कार साउंड प्रूफ थी, तो उन्हें बाहर का शोर बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा था। पर सर अगर हम थोड़ी देर तक और यहीं बैठे तो हम मर जाएंगे। हमें इतनी शांति नहीं पसंद। दुआ ने कहा और शौर्य के कुछ कहने का इंतजार करने लगी। शौर्य ने अपना टैब साइड में रखा और दुआ की तरफ देखकर कहा, तो तुम बाहर जाना चाहती हो। शौर्य के पूछने पर दुआ ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। ठीक है, पर तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं भी साथ चलूंगा। शौर्य की बातों पर दुआ ने धीरे से अपना सिर हिला दिया। दुआ ने डोर को अनलॉक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। तभी रुको, दुआ ने पीछे पलट कर देखा। शौर्य की 2 रंग वाली आंखें उसे ही घूर रही थी। क्या हुआ सर, तुम ऐसे नहीं जा सकती। दुआ आगे कुछ कहती कि तभी शौर्य ने टिश्यू बॉक्स से एक टिश्यू निकाला और उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया। ये देखकर दुआ थोड़ा पीछे हट गई। दुआ को पीछे होते देखकर शौर्य ने कहा, तुम्हारे चेहरे पर कैक लगा है। कहते हुए शौर्य ने आगे बढ़कर दुआ के होठों पर लगे केक को साफ करने लगा। दुआ के होठों को देखकर एक बार फिर शौर्य को वो रात याद आ गई। उसे अपने होठों पर दुआ के होठों की गर्मी फील होने लगी।